तो बच्चों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग वायर। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब के का वैल्यू होता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग वायर इज 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। मतलब इन्होंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। If the EMF of a cell balances against length 216 centimeter of this potentiometer wire, find the EMF of the cell। अब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आपको देके रखा हुआ है 216 सेंटीमीटर, जिसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.216 मीटर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ आ गया। चाहिए क्या आपको? फाइंड द EMF ऑफ द सेल। आपको सेल का EMF ढूंढना है। तो ये हम थियरी पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपका जो EMF होता है वो K × L के इक्वल होता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू VAP, VAP इज इक्वल टू KL। और हम थियरी पार्ट में कर चुके हैं। इंडिविजुअल मेथड में जो EMF हमको कंपेयर करना रहता था, इंडिविजुअल मेथड में आप देखोगे तो EMF जो है उसका वैल्यू K × L के इक्वल होता था। तो K का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, कहाँ गया, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ और L का SI यूनिट में वैल्यू 0.216 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 0.216 मल्टीप्लाइड बाय 5 108 आ जाएगा। और इस 108 में नहीं, 108 नहीं, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, मेरा कैलकुलेशन उतना खास तो नहीं है, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे बस तुम्हें पढ़ाना है, ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, बाकी आंसर मैच करवाना है। यहाँ देखिए तो 3 0 पीछे चले जाओ, तो 1, उसके बाद 0.0, अरे यार इसमें 5 × 10⁻³ 216 सेंटीमीटर गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे कन्वर्जन गलत किया है बच्चों, सेंटीमीटर टू मीटर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 10⁻² होता है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² होता है, तो ये 2.16 मीटर आ जाएगा। हाँ, आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आएगा 2.16 और ये हो जाएगा 10⁻² सॉल्व करने पर, ठीक है। और EMF जो है वो वोल्ट में आता है, तो आप इसको 0.0108 वोल्ट लिख सकते हो। यहाँ पे भी आंसर छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, A potentiometer wire has a length of 1.5 मीटर and resistance of 10 ohm। पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका लेंथ 1.5 मीटर है, रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का 10 ओम है, और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF। जो EMF इसके अक्रॉस जो आपका सेल लगा है उसका EMF 4 वोल्ट है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r का वैल्यू 5 ओम है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और लेंथ होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो हमें K का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले एक काम करो, ऐसा यूनिट में वैल्यू निकाल लो और उसके बाद हम लोग उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या जो भी लेंथ आपको दिख रहा है इस पूरे इक्वेशन में उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो लेंथ आपको बस यहीं पे दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो अपने आप, सॉरी मीटर नहीं सेंटीमीटर ना, तो अपने आप वोल्ट पर सेंटीमीटर में ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में यही कन्वर्ट कर दिया। या आप लास्ट में कन्वर्ट करो, चलेगा, जैसी आपकी मर्जी। अब चाहिए क्या उनको? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये भाई देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का कि एप्सिलॉन R/L R+R। इसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया होता सीरीज में तो आप वो भी यहीं पे ऐड करते हैं, पर ये आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बताओ? 10 दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का। लेंथ कितना है? 1.5 × 10⁻² सेंटीमीटर। फिर से रेजिस्टेंस 10 और इंटरनल रेजिस्टेंस 5, तो 10 + 5 यहाँ पे आ जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 यहाँ से काट दो और एक मल्टीप्लाई कर दो। इन शॉर्ट ये हो जाएगा 4/15 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 5 15। देखो
तुमने किया क्या, एक 10 तो यहाँ से काट दिया और एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 15 हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाई 225 अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 225 दिस विल गिव यू सॉरी अरे 4 डिवाइडेड बाय 225 विल गिव यू 0.01777 0.01777 आ रहा है, तो उसको हम लोग 8 अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया वोल्ट पर सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर पहले ही कर दिया था यहाँ पे। बस हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। अगेन पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, उसका लेंथ 8 मीटर है, बहुत सही। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। अच्छा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और बैटरी लगा के रखा हुआ है, बैटरी जो लगाया हुआ 2 ओम है, सॉरी 2 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग आर ई लिख देते हैं, या आर बी लिख दो, जैसा भी रहेगा। उसका कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2। अच्छा, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स इफ इट इज डिजायर टू हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ, पोटेंशियल ड्रॉप जो दे के रखा है 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। माइक्रोवोल्ट जो है वो वोल्टेज मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और मिलीमीटर मतलब ये आपका लेंथ हो गया, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ का वैल्यू देके रखा है ये, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। अब इसे आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, वोल्ट पर मीटर में। तो माइक्रोवोल्ट ये क्या हो जाएगा, 1 माइक्रो को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶ वोल्ट हो जाएगा, मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये आपका के का वैल्यू आ गया। रेजिस्टेंस बॉक्स का आपको ढूंढना है। तो देखो, अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला है कि पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ उसने बैटरी लगा रखा है उसका 2 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिया हो तो आप इसको 0 अज्यूम कर सकते हैं, नहीं दिया तो आप 0 अज्यूम कर लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी जगह पे इसी सीरीज में इन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है आरबी, और उसके बाद फिर अगर मान लो इसके अंदर रियोस्टैट हो या ऐसा कुछ हो, तो ये आपका अगर रियोस्टैट मैं नहीं बना रहा हूँ, ये आपका पॉइंट बी है, और ये पूरा कनेक्शन है आपका पोटेंशियोमीटर का। तो हम के के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, के के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं एप्सिलॉन आर अपॉन एल, आर प्लस आर। लेकिन वहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस नहीं था, अब उसने ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो आप वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर दो। या इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस आर की जगह आर भी आ गया, ऐसे भी लिख दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है आप ऐसे भी लिख दोगे चलेगा, ये ज़्यादा बेटर है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका उसके साथ ही हमने सीरीज में क्या जोड़ के रखा हुआ है, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ के रखा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स वाला भी रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और यही आर भी हम लोग को ढूंढना है। के का वैल्यू हमको देके रखा है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3। एप्सिलॉन का वैल्यू आपका 2 है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देख सकते हो 8 है, अपॉन लेंथ भी 8 है, आर का वैल्यू आपका 8 है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, प्लस आर बी, यहाँ से आपको आर बी मिल जाएगा। तो 8 और 8 यहाँ से गया, इसको उठा के यहाँ पे भेज दो, तो 8 प्लस आर बी इज इक्वल टू 2, और ये वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, तो 2 × 10⁻³ हो गया, तो 2000 हो गया। तो 8 प्लस आर बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 2000। तो आर बी का जो वैल्यू है वो 2000 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये आर बी का जो वैल्यू है वो 1992 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, assist each other मतलब दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो ये याद करो, हम लोग ने जो आपका असिस्ट वाला था, अपोज वाला जो सेकंड मेथड था EMF कंपेयर करने का, याद है कुछ उसमें? तो ये असिस्ट वाला कैसा था, इस तरीके से था, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे थे, तो ये असिस्ट करता है। ऐसे केस में दोनों EMF ऐड हो जाते हैं, टोटल EMF ऐड हो जाते हैं, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 असिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका
ये इस केस में ऐसा था, और उसके बाद फिर अपोज करने केस में बैटरी दूसरा बैटरी जो है सेल है वो इसके ऑपोजिट में लगा दिया था। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजेंगे, एक यहाँ भेजेगा एक यहाँ भेजेगा। ये हमने कहा था कि ऑपोज कर रहा है, तो इसमें टोटल कितना हो गया था E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज देख लो क्या है यहाँ पे। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on potentiometer in series so as to oppose each other. Balancing length is found, नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब इसको मैंने सही कर दिया, ये लाइन एक मिसिंग था, आप एक बार देख लेना, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, when two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, तो यहाँ पे सम हो जाएगा इसका, याद है ना, सम एंड डिफरेंस मेथड, एक बार सम होता है एक बार डिफरेंस होता है। तो ऐसे केस में देखो क्या लिखा हुआ, असिस्ट ईच अदर, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन अ पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। यहाँ पे फाउंड मतलब जब असिस्ट कर रहे थे सम था, तब जो आपका बैलेंसिंग लेंथ था उसको हम L1 लेंगे, और उस केस में बैलेंसिंग लेंथ 2.7 मीटर था। देखो असिस्ट करने के टाइम पे सम के टाइम पे L1 लिया जाता है और डिफरेंस के टाइम पे L2 लिया जाता है। तो ये डिफरेंस के टाइम पे हम बैलेंसिंग लेंथ L2 लेंगे। अब वो भी दिया रहेगा, देखते हैं। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज के बाद यहाँ पे आ जाओ वापस से, ये बीच में से इतना पार्ट गायब था। सो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, वापस यहाँ पे आ जाओ, सो एज टू अपोज ईच अदर, जब सीरीज में कनेक्ट करके अपोज करने की बात हुई, मतलब अपोज के केस में मतलब ये है आपका, यहाँ पे हम असिस्ट कर रहा था, यहाँ पे अपोज कर रहा था, अपोज ईच अदर, बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर। ऐसे केस में आपका बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 0.3 मीटर आया। तो ये अपोज और ये असिस्ट के टाइम पे। कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल्स, दोनों का ईएमएफ कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे फिर से अज्यूम कर लो कि E1 इज ग्रेटर देन E2, कंपेयर ही करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला था इस केस में E1 अपॉन E2, जब सम एंड डिफरेंस मेथड है, सम एंड डिफरेंस मेथड में E1 अपॉन E2 का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो बस इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं। 2.7 प्लस 0.3, 2.7 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 2.7 माइनस 0.3, तो ये हो जाएगा 3.0 और ये हो जाएगा 2.4, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 1/8, 1/8 हो जाएगा। और अरे यार 1/8 कैसे हो गया, गड़बड़ हो गया मेरे हिसाब से, कुछ तो घपला किया मैंने। 1/8 कैसे हो गया, 1/3.0, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए ना, ऊपर ऐड कर रहे हैं हम लोग। 3 2.7 प्लस 0.3 हो गया, 2.7 माइनस 0.3, इसका मतलब 2.4 तो सही तो है। अच्छा ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30/24 हो जाएगा। 30/24 कितना होगा बताओ, 15/12, या फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 10s और 3 8s, तो किसी और से भी जाएगा क्या, क्या कर रहा हूँ मैं यार, 3 8s 24 और 2 से फिर से तो 5/4 आ जाएगा, 5/4 मतलब 1.25। तो आपका जो रेशियो है या फिर E1 है, E1 इज अपॉन E2 1.25 आया, दैट इज E1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स E2, आपको ऐसे लिखना है। बस आ गया आंसर आपका, कंपेयर कर दिया कौन किससे बड़ा है, कितना बड़ा है, ये हमने कंपेयर कर दिया, हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। In an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF 1.5 volt, in an experiment to determine the internal resistance of a cell, internal resistance determine करना, याद करो पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन। तो हम जो सेल का EMF यूज कर रहे हैं वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है। द बैलेंस, जिस सेल का EMF हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं उसका EMF 1.5, तो उसको हम लोग ने एप्सिलॉन 1 लेके रखा हुआ था। The balance point in the open cell condition is 76.3 सेंटीमीटर। ओपन मतलब जब हम लोगों ने रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, मतलब L1। देखो उसमें अगर तुम्हें याद होगा तो एक केस में हम लोग क्या करते हैं, नीचे का रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन रखते हैं। तो जब रेजिस्टेंस का नीचे का रेजिस्टेंस बॉक्स जो है जब हम ओपन रखते हैं तो वो कंडीशन में L1 होगा बैलेंसिंग लेंथ, और वो हमें बताया जा रहा है 76.3 सेंटीमीटर।
तो 76.3 सेंटीमीटर। फिर क्या है, व्हेन अ रेजिस्टर, हाँ आप देखो रेजिस्टर, इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम, व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, यही वाला हम जब यूज कर रहे हैं, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 64.8 सेंटीमीटर। इस बार बैलेंस पॉइंट L2 64.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑफ द पोटेंशियोमीटर बाय डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होगा ये पूछा गया भाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1, सीधा। R का वैल्यू क्या है बताओ, 9.5 है, L1 का वैल्यू 76.3। देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं L1 L2 को मीटर में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो भी ऊपर नीचे से कैंसल आउट ही हो जाएगा कन्वर्जन फैक्टर, 10⁻², 10⁻² कैंसल आउट ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 64.8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 99.5। 76.3 डिवाइडेड बाई 64.8 डायरेक्टली कर देते हैं। 76.3 divided by 64.8 will give you 1.77 1.8 ले लें क्या, चलो 1.77 1.8 माइनस 1, तो R का वैल्यू आपका आ गया 9.5 माइनस 0.8, तो R का वैल्यू आपका आ गया 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 दैट इज 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 दैट इज 7.6। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना कम कैसे आ रहा है? R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 है कि कुछ और है, मुझे क्वेश्चन कंफर्म कर लेने दो कि वैल्यू सब सही लिखा हुआ है ना। ठीक है, 9.5 ओम इज यूज्ड, बराबर है। तो ये कैलकुलेशन मैंने एरर किया हुआ है क्या? लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। 70 नहीं कैलकुलेशन एरर होगा, रुको। 76.3 डिवाइडेड बाय 64.8 1.1, अरे यार 1.177, ये 1.18 है, सॉरी 1.177 है, उसको 1.18 लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस 1, तो ये 0.18 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। तो 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.18, 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.18 will give you 1.71, that is fine, 1.71। पर ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके अंदर यार? 9.5 76.3, एक सेकेंड ना, डिवाइडेड बाय 64.8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, 1.6859 आ रहा है। बट ठीक है, इसमें आपने अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो एक काम करो, मैं एग्जैक्ट ही लिख देता हूँ आपको आंसर मैच करवाने के लिए, पर ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ले लिया था, तो इसके वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। पर फिर मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ जो मुझे कैलकुलेट करके आ रहा है यहाँ पे, 1.177 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 9.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.177। तो अगर आप 0.177 को मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से, 1.6815 आ जाएगा, जो कि 686 आ रहा है यहाँ पे, चलेगा 1.68 तक ही लिखो, क्या दिक्कत है। और ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है ओम। चलो भाई यही आ रहा है आंसर, बस हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही करना है, बस तरीका देख लो करने का। 1.7 भी आता ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.7 भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कोई इशू नहीं होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, सेम क्वेश्चन छाप दिया क्या? अच्छा सेम क्वेश्चन छाप दिया अरे चलो अगले क्वेश्चन पे। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या है? 100 ओम है। ये रहा गैल्वेनोमीटर, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर। अब देखो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होता है वो करंट होता है जो आप गैल्वेनोमीटर के थ्रू भेज रहे हो, दैट इज IG। ये क्या होगा आपका? IG होगा।
जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है वो एक्चुअली मैक्सिमम करंट ही जाता है गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो इसका मतलब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जा रहा है IG, उसका वैल्यू कितना है 100 माइक्रो एम्पियर है। 100 माइक्रो एम्पियर मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ एम्पियर होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। चलो ठीक है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको वैल्यू ढूंढना है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड so that the emitter can have a range of 0 to 10 milliampere। तो यहाँ पे आपको जो एमिटर है उसका रेंज कितना चाहिए 10 मिलीएम्पियर, मतलब आपका शंट, एक सेकेंड, आपका जो टोटल करंट आई है वो कहाँ तक होना चाहिए 10 मिलीएम्पियर तक होना चाहिए। अब 10 मिलीएम्पियर टोटल करंट है, इतना करंट होना चाहिए अपने पास, तो 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर कर लो, दैट इज इक्वल टू 10⁻² एम्पियर। 0 to 10 मतलब मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जा रहा है, तो टोटल 10 एम्पियर का करंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये टोटल करंट आ गया। पूछा क्या गया है, जो आपका S है वो कितना होना चाहिए। अब देखो S का फॉर्मूला क्या था बताओ, S इज इक्वल टू G/n-1, ये फॉर्मूला था। और यहाँ पे N का वैल्यू क्या था, N का वैल्यू था I/IG। तो पहले N निकाल लो, ये लिख के दिया हुआ है फॉर्मूला, बाद में हमने ये लिखा हुआ था लास्ट में जब हम लोग ने देखा था कि गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट किया था। तो N का वैल्यू I/IG और I का वैल्यू यहाँ पे 10⁻² है और IG का वैल्यू आप देख सकते हो 10⁻⁴ है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। तो S का वैल्यू G का वैल्यू कितना है 100/100-1, तो 100/99 हो जाएगा। अब 100/99 1.01 आ जाएगा। अब मैं एग्जैक्ट लिख दे रहा हूँ, 100/99 विल गिव 1.01, यस 1.01। आई थिंक इसके लिए यार कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगता है कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही डर गया हूँ अपने कैलकुलेशन की वजह से, या फिर यहाँ पे फटाफट पढ़ाना रहता है, इसकी वजह से बार बार मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ क्योंकि डर लगा रहता है कहीं टाइम न चले जाए। चलो ठीक है, समझ गए ना, सीधा फॉर्मूला था और कुछ नहीं, N का वैल्यू S में डालना और आपको शंट मिल जाएगा, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस का फिर से हमें वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे, दैट अलाउज 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम। गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देके रखा है 99, और ये क्या कर रहा है शंट, मतलब 20% ऑफ द मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब टोटल करंट का 20% करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है ना। तो इसका मतलब IG जो है इट इज नथिंग बट 20% ऑफ I। इसका मतलब क्या, IG इज इक्वल टू 20/100 ऑफ I, यही होगा ना। इसका मतलब IG इज इक्वल टू I 20/100 कितना होगा 5 होगा, 21 से 25 है तो 1/5I। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ कि I/IG का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, I/IG इज 5 ना। उससे पहले हम लोग N निकाल लेते हैं, N का फॉर्मूला होता है I/IG जो कि है यहाँ पे 5, N मिल गया। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे S चाहिए, तो S का तो फॉर्मूला है ना सीधा, S इज इक्वल टू G/n-1, G का वैल्यू 99, N का वैल्यू 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 99/4। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा सिंपल है, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16.75, कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज योर 24.75। समझ गए, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यस ठीक है। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अगेन 25 ओम यहाँ पे दिख रहा है, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 25। अगेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब IG, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब होगा यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ एम्पियर। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू हैव अ रेंज ऑफ 10 वोल्ट। 0 to 10 मतलब 10 लेंगे। इस बार यहाँ पे किसकी बात की जा रही है यार ये, अच्छा ओके, यहाँ पे देखो वोल्टेज मेजर करने की बात की जा रही है, इसका मतलब ये क्या है वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी एडेड टू हैव अ रेंज ऑफ 10 वोल्ट, तो मतलब टोटल वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है,
और आप रेजिस्टेंस जो ऐड करोगे, इस बार वोल्ट मीटर में हम लोग एक्स रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, हाई रेजिस्टेंस। इस बार शंट नहीं है क्योंकि वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में हम लोग हाई रेजिस्टेंस एक्स ऐड करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला एक्स का क्या था बताओ, V अपॉन आई जी। V अपॉन आई जी था, क्या था यार फॉर्मूला, एक सेकेंड फॉर्मूला भूल गया हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। V अपॉन आई जी माइनस जी, हाँ यही था, यही तो था, बराबर है, V अपॉन आई जी माइनस जी। तो V कितना है आपका 10 है, आई जी कितना है 25 इंटू 10⁻⁻6 है, और G कितना है, G है आपका 25। तो कितना हो जाएगा ये, वेल 10⁻6 ऊपर भेज दो तो 10⁻7 हो जाएगा अपॉन 25 माइनस 25। 10⁻7 में से 100 अलग कर दो, 100 अलग कर दोगे तो 10⁻5 बचेगा अपॉन 25 माइनस 25। यार ये वैल्यू कुछ अलग ही आने वाला है, चलो ठीक है देखते हैं। 25 वन ज़ा, 25 फोर ज़ा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻5 माइनस 25, यानी कि 4 लाख हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 माइनस 25। अब 4 लाख माइनस 25 कितना होगा, 3 लाख 3,99,975, इतना ही होगा ना। तो उसको एक काम करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर दो, 3.99975 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 5, 5 कर दिया ना 5, ठीक है। या आप इसको सिर्फ 3.99 पर समेट सकते हो, 3.99 इंटू 10⁻5, या आप इसको 4 इंटू 10⁻5 भी लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, पर ठीक है यहाँ तक खत्म कर दो। अब इन्होंने डेसिमल देखो, आंसर में तुम देखोगे तो 2 आगे डाला हुआ है ना, इसलिए 2 0 यहाँ पे कम हो गया। अगर तुम डेसिमल 2 और पीछे कर दो 3.99 तो ये भी 10⁻5 मिल जाएगा आपको। वेरी सिंपल, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 40 ओम है, ठीक है, एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब IG दे के रखा हुआ है, दैट इज 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर का मतलब होता है 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड हाउ इट इज टू बी कनेक्टेड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू, पहला तो एमीटर बनाना है उसको जिसका रेंज 0.4 एम्पियर है। तो एमीटर बनाना है तो इसका मतलब हमें शंट लगाना होगा। एमीटर में हम क्या करते हैं, शंट लगाते हैं, और इस केस में आपका I का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है, 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। टोटल जो भी आपका रेंज है, मतलब टोटल करंट है, वो इतना है। सेकेंड केस में हमको क्या ढूंढना है बताओ, सेकेंड केस में वोल्ट मीटर बनाना है तो हमें यही रेजिस्टेंस एज अ हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा X, और इस केस में वोल्टेज का रेंज आपको 0.5 वोल्ट देके रखा हुआ है। बस सारे वैल्यूज दिए हुए, फटफट आपको क्या करना है, बस इसमें लगाते जाना है। तो शंट के लिए आपको n ढूंढना पड़ेगा, n इज इक्वल टू I अपॉन आई जी होता है। तो I का वैल्यू इसमें देखोगे तो 0.4, और IG का वैल्यू आप देखोगे तो 4 इंटू 10⁻³ है, 4 इंटू 10⁻³। तो ये 4 इंटू 10⁻1 होगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻², यानी कि 100 हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो, 100 आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा, दैट इज 100। तो n का वैल्यू आपको 100 मिल गया। S का वैल्यू होता है G अपॉन n-1। तो G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू 40 है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 100 है, 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 99। इसको करोगे सॉल्व, और ये आपका 40 डिवाइडेड बाय 99, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम बचा हुआ है, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 99 विल गिव यू 0.404 ओम, ये हो गया शंट। दूसरा आपको ढूंढना है हाई रेजिस्टेंस X, उसका भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, X इज इक्वल टू, अभी देखा था हम लोगों ने, V अपॉन आई जी माइनस 1, V अपॉन आई जी माइनस 1 ही था ना, ठीक है 1 ही होगा यार, देखते हैं। तो V का वैल्यू यहाँ पे यही था ना, अभी चेक कर लेते हैं। ये फॉर्मूला बार बार भूल क्यों जाता है, सॉरी, V अपॉन आई जी माइनस जी था, अरे यार
जी आएगा भाई, जी आएगा यहाँ पे। तो v का वैल्यू क्या है यहाँ पे, v का वैल्यू 0.5, तो 0.5। ig का वैल्यू अगेन 0.4 इंटू 10⁻³ और माइनस जी कितना है 40 है, माइनस कर दो, ये कितना होगा 5/4 और 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 5/4 कितना होगा, 5/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10⁻³ माइनस 40, तो ये हो जाएगा 1250 माइनस 40 यानी कि 1210 ओम। ये आपको x आ गया 1210। अरे 85, ये कैसे हो गया भाई, 1 2 3 4, x इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी, वी का वैल्यू 0.5 है, 0.5 है, 85 कैसे आ गया 0.4, अरे यार 4 इंटू 10⁻³ था, 0.4 क्यों ले लिया, हद है भाई, सॉरी 4 इंटू 10⁻³ था, तो इसको 0.4 करोगे तो 10⁻² बचेगा, तो सिर्फ एक जीरो ऊपर जाएगा, ये 10⁻² हो जाएगा। हाँ तो एक्चुअली में 125 माइनस 40 होगा, हाँ 125 माइनस, मिस्टेक था, मैंने IG का वैल्यू गलत ले लिया था। अब सॉल्व करोगे तो अब ये 85 आ जाएगा, क्योंकि 20 यहाँ से जाएगा 20 वहाँ से जाएगा तो 85 आ जाएगा। चलो अच्छा भाई आंसर लिख लिया था, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सही है, परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन। अब इसमें शोन तो है ही नहीं, देख लेते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मुझे लगता है मैंने डायग्राम यहाँ पे इसमें नहीं बनाया हुआ है, वो डायग्राम मैं चेक कर लेता हूँ। इनफाइनाइट, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक के MCQ का क्वेश्चन है, तो ये MCQ का भी क्वेश्चन मैंने देख लिया यहाँ पे, ताकि अगर क्या पता MCQ में से क्वेश्चन आ जाए आपके न्यूमेरिकल, वो भी डाल दिया है। देखो डायग्राम कुछ ऐसा है बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये वैसे पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं करवा देता हूँ, अब इतना करवाया है तो ये भी कर ही लो, A/B, और ये फिर से आपका आ जाएगा 1 ओम, और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम, और ये फिर से यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 ओम, ये फिर से आपका आ जाएगा 2 ओम, इस तरह का सर्किट बनाया हुआ है, ये फिर से आपका आ जाएगा 1 ओम, और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना, और यहाँ पे ये भी चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ऐसा सर्किट है। इन्होंने A और B के बीच में टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, क्या है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं इस सर्किट को C और D तक ले जाकर तोड़ दूँ, हमें A और B के बीच में चाहिए। मान लेते हैं A और B के बीच में जो टोटल कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है वो RAB मिल रहा है, RAB। अब देखो RAB का स्ट्रक्चर कैसा है, RAB का स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब इसके बीच में अगर मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को देखूं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो RAB रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पूरा RAB है, ये पूरा क्या है, RAB है। अब मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को टच करता हूं, इसको C लिख देता हूं, इसको D लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो A और B के बीच में फिर से मैं क्या कर रहा हूं, A और ये देखो ये है 1 ओम, ये A हो गया, ये हो गया आपका B, और ये आपका सॉरी ये तो सीधा सीधा है, और ये हो गया आपका 2 ओम, यहाँ तक तो ठीक है, और ये आपका हो गया पॉइंट C, और ये हो गया पॉइंट आपका D। ध्यान से क्या क्या इन दोनों के बीच में क्या है, RAB है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RAB, ये तो बनाया हुआ ही है, और RAB क्या है एक्चुअली में A और B के बीच में, ये पूरा कनेक्शन RAB है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट है बच्चों, अगर मैं सपोज करो इतना पार्ट हटा भी देता हूं और सिर्फ C और D के बीच में देखता हूं इस तरीके से, तो भी देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ही चल रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये रहने दूं ये वाला पार्ट तो भी वही हाल, ये हटा दूं तो भी उसके बाद वही हाल है। तो इसका मतलब अगर A और B के बीच में RAB है पूरा, तो इवन C और D के बीच में भी देखो ये पूरा RAB है, क्योंकि सेम चीज तो है 1 2 1 2 1 2 1 2।
तो मैं सी और डी के बाद का जो पूरा कनेक्शन है इसको भी मैं आर ए बी लिख सकता हूं यहां पे, इसको भी यहां पे मैं आर ए बी लिख सकता हूं। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ता, आर ए बी मतलब क्या, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, पर सी और डी के बीच में भी क्या है, 1 2 1 2 1 2। तो मैंने सी और डी के बाद जो भी पूरा कनेक्शन था उसको आर ए बी बना के डाल दिया है। अब बस इसको सॉल्व करो, आपको टोटल आर ए बी मिल जाएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से कैसे करोगे, आर ए बी का 2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन जानते हो रेजिस्टेंस का, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अगर मान लो R1 और R2 पैरेलल में है, R1 एंड R2 पैरेलल में है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका मैं डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट कैसे लिखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तब RAB और 2 जो है ये पैरेलल में है, RAB एंड 2 ओम इन पैरेलल। तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनाओगे बताओ, RP RAB इंटू 2 अपॉन RAB प्लस 2, यही होगा ना, RAB इंटू 2 अपॉन RAB प्लस 2, इसी की तरह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका RP। अब क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो RP से, तो आपके पास बचेगा क्या बताओ, A यहाँ पे B, अब इसको आपने, अच्छा 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है 1 ओम, और उसके बाद 2 और RAB का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ले चुका हो, और इसको पूरा मिला के जो हमारे पास आया है, तो आ गया, इसको पूरा मिला के हमारे पास जो आया है, ये पूरे वाले पार्ट को मिला के जो हमारे पास आया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे RP आ गया। इस पूरे वाले पार्ट को सिर्फ तुम RP लिख दो यहाँ पे, RP और जोड़ दो। अब A और B के बीच में जो टोटल RAB हमको मिला है, देखो A और B के बीच में भी क्या है, RAB है ना, ये RAB क्या है, A और B के बीच में, A और B के बीच में ये RAB है अभी फिलहाल, और ये RAB इज नथिंग बट RP प्लस 1, क्योंकि सीरीज में है ना, RP एंड 1 ओम इन सीरीज। तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन RAB है A और B के बीच में, RAB फिर से आ जाएगा, दैट इज सिंपली 1 प्लस RP, 1 प्लस RP। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से, शायद मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, पर आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं करने के लिए। चलो RP का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 RAB अपॉन RAB प्लस 2, RAB प्लस 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा RAB, अच्छा RAB को एक काम करो x ले लो, ताकि थोड़ा सा इक्वेशन और अच्छा दिखेगा। RAB इज इक्वल टू x ले लो, ताकि हमको थोड़ा सा दिखने में आसानी हो। तो ये RAB का वैल्यू आपके पास आ गया, इसमें RAB को आप x मान के चलो, हम बाद में रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, और ये इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 2x अपॉन x प्लस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 2x, x प्लस 2 प्लस 2x। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2, राइट ना। से यहाँ पे आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है ये, एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ बुला लोगे तो 2x माइनस 3x मतलब माइनस x हो जाएगा, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। इसके अगर फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, वैसे भी x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो माइनस नहीं गड़बड़ हो गया, x माइनस 2 और x प्लस 1 आ जाएगा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 होता है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो या तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और x का मतलब क्या होता है? x का मतलब हमने यहाँ पे देखा था RAB होता है, RAB इज x। तो a और b के बीच में जो आपका RAB था वो आपका 2 ओम आ चुका है, और यही आपका आंसर है, दैट इज 2 ओम। अब ये डेफिनेटली आपका MCQ में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आधा घंटे आपको MCQ सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। अगर आता भी ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से 4 मार्क्स का आना चाहिए। देखो लॉजिक देखो मेरा, और 4 मार्क्स का जनरली न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, तो इसका कुछ एक हिस्सा आपको ऐसा दे देंगे, पर मेरे हिसाब से शायद चांसेस इसकी कमी है। मैंने करवा दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ नहीं। नाउ सी 4 रेजिस्टेंस 10 ohm 10 ohm 10 ohm 15 ohm फॉर्म अ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड। देखो शंट वर्ड जब भी आया तो याद रखना कि वो बोलते हैं कि पैरेलल में लगाना है। व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ohm रेजिस्टर टू बैलेंस द ब्रिज। तो अब यहाँ पे देखो पहले तो ब्रिज बना लो 10 10 10 और 15 का। तो एक यहाँ पे ब्रिज 10 10 10 और यहाँ पे आप 15 का ब्रिज बना लो, ठीक है। बोला क्या गया? ये सब ओम में, ओम 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 ओम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो तुम 10 10 10 15 व्हिटस्टोन नेटवर्क, व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओम। अब देखो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है। इसको आप S मान लो, इसको आप R मान लो। तो इन्होंने क्या बोला है कि देखो ब्रिज बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू S अपॉन R, ठीक है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू अगर S अपॉन R करना है तो ऐसे केस में इक्वल तो नहीं आ रहा है, क्योंकि P अपॉन Q 10 अपॉन 10 हो जाएगा और S अपॉन R 15 अपॉन 10 हो जाएगा। इक्वल तो नहीं है, ब्रिज बैलेंस करना पड़ेगा। तो ब्रिज बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अक्रॉस एक शंट लगा देंगे। शंट मतलब पैरेलल में लगा देंगे एक रेजिस्टेंस। तो उन्होंने क्या बोला है कि पैरेलल में हम लोग कितना रेजिस्टेंस लगाएं ताकि आपका ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो मान लेते हैं कि पैरेलल में हम लोगों ने एक्स रेजिस्टेंस लगा दिया और ये पूरा का पूरा जो आपका रेजिस्टेंस है वो एस कहलाएगा। ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस एस कहलाएगा। अब देखो एस क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड 15। एस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड 15। x और 15 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमको यही x ढूंढना है, कितना x हम लोग शंट में लगाए, दिस इज शंट, ताकि ब्रिज बैलेंस हो जाए। तो s इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड 15। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? x इंटू 15 या 15 इंटू एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स। तो ये s आ गया, इसमें से हमें x ढूंढना है। और ब्रिज बैलेंस का कंडीशन क्या है? P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू S अपॉन R। P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू S अपॉन R। P अपॉन Q 10 अपॉन 10, S का वैल्यू यहाँ से ले लो 15x अपॉन 15 प्लस x, 15x अपॉन 15 प्लस x डिवाइडेड बाय 10। R भी 10 ही दिया हुआ है तो 10, ये गया 10 इधर आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 15x अपॉन 15 प्लस x, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 इज प्लस 10x इज इक्वल टू 15x। इसको वहाँ भेज दो तो 150 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 30 ओम। तो यही हमको लगाना है 30 ओम, दैट इज योर ऑप्शन बी। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे क्या है। अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, 2 पॉइंट्स P एंड Q। देखो एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे मैं पहले बना देता हूँ। ये रहा एक सर्कुलर लूप, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है वो क्या है? 40 ओम है, ठीक है। 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस अपार्ट आर कनेक्टेड टू 24 वोल्ट बैटरी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, ये पूरा लूप मैंने बड़ा सा ले लिया, इसके 2 पॉइंट्स है और ये 2 पॉइंट्स P एंड Q है। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस अपार्ट। अब 1/4 का मतलब क्या होता है? पूरे सर्कल का 1/4 मतलब 90 डिग्री का हिस्सा,
तो ये जो 90 डिग्री का हिस्सा मैं बनाऊंगा, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है P और Q, समझ गए। इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा रखा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस या उसका EMF 24 वोल्ट है। तो यहाँ से आपने कनेक्ट कर रखा है सेल, उस सेल का EMF जो है वो 24 वोल्ट है और हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, दैट इज 0.5 ओम, समझ गए। और ये P और Q के बीच में लगा रखा है। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, बस ये। अब देखो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है बैटरी के थ्रू, यहाँ पर इसका करंट I हमको ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड I। अब देखो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हमने ये देखा कि टोटल आपका जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है इस पूरे सर्कुलर लूप का, उसमें से 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा में ये वायर है P और Q के बीच में, ये वायर आपको जो दिख रहा है ये हिस्सा 1/4 हिस्सा है, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट का 1/4 पार्ट हमने यहाँ पे लेके रखा है। बाकी बचा हुआ 3/4 पार्ट, मतलब इस पूरे सर्कल को अगर आप 4 हिस्से में डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा यहाँ पे आएगा, बाकी ये वाला जो वायर है वो 3 हिस्सा है उसका। तो अगर पूरे का रेजिस्टेंस R है तो इसका 1/4 पार्ट वाला जो ये पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R/4 होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ आपका सिर्फ 1/4 है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इस वायर के अंदर का रेजिस्टेंस ये R/4 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है ये भी अपने आप में इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, और ये 3/4 हिस्सा है पूरे R का या पूरे लूप का, तो इसका रेजिस्टेंस 3R/4 हो जाएगा, समझे। अब R/4 का वैल्यू क्या होगा बताओ, R/4, R का वैल्यू कितना है 40 है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। R/4 विल बी इक्वल टू 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, और 3R/4 कितना हो जाएगा 3 इंटू 40/4 दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो रेजिस्टेंस है आपका ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है R/4, और 3R/4 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस 30 ओम का है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्किट को थोड़ा सा और अच्छे से डिजाइन कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये P और Q हम पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट P और पॉइंट Q, कनेक्शंस पे ध्यान देना, ये 2 पॉइंट बना लेते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस आपका 10 ओम का लगा हुआ है, और दूसरा रेजिस्टेंस आप देखो इसी P और Q में पीछे से 30 ओम का लगा हुआ है, तो इसको फिर से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस P और Q के बीच में आपको 30 ओम का बनाना है। देखो दोनों पैरेलल में है ना, क्योंकि दोनों P और Q के बीच में ही कनेक्टेड है, ये ऊपर से ये नीचे से 10 ओम 30 ओम कनेक्ट कर दिया। अब इस P और Q के बीच में बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसी P और Q के बीच में एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ गए कनेक्शन। अब आपको सिंप्लीफाइड वे में नजर आ रहा है, ये बटर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो EMF है इसका वैल्यू कितना है 24 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ 0.5 है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखो P और Q जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर 2 रेजिस्टेंस है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 30 300 अपॉन 40, तो ये 30/4 हो जाएगा। तो 30/4 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, या फिर आप इसको 15/2 7.5 लिख लो, चलो 7.5 ओम। तो मतलब ये टोटल मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन P और Q के बीच में कितना आ रहा है 7.5 ओम आ रहा है, और हमको करंट ये वाला ढूंढना है, टोटल करंट I ढूंढना है हमको। तो अब इस पूरे पार्ट को आप एक रेजिस्टेंस RP से रिप्रेजेंट कर दो, RP दैट इज इक्वल टू 7.5 ओम, और इसके अक्रॉस आपने बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस R लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और आपको चाहिए क्या करंट। तो आप देखो अगर आपके पास एक बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और बाहर में वायर का आपका रेजिस्टेंस है, अगर ये सर्किट होता है तो ये सर्किट हम कई बार देख चुके हैं पूरे थियरी पार्ट में।
इसमें जो आपका ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। आर मतलब ये वाला वायर वाला रेजिस्टेंस आर पी और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन में सब कुछ दिया हुआ है और आपको करंट आई मिल जाएगा। तो करंट आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर पी प्लस आर, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट, तो 24 अपॉन ये कितना है अपने पास 7.5 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर इज योर आंसर, ये आपका 3 एम्पियर है। अब देखो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में चांसेस है कि न्यूमेरिकल आपका सॉरी ये जो एमसीक्यू है वो इतना बड़ा एमसीक्यू तो आपको नहीं आएगा कि आपको इतना सारा सॉल्व करना पड़े। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ तक मुझे आता है कि अगर ये क्वेश्चन डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके न्यूमेरिकल में डाल देंगे, और अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मेरे हिसाब से अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो एटलीस्ट 3 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूमेरिकल का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 3 मार्क्स का होता है, और या तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है तो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। तो अगर इतना कैलकुलेशन आपने कर दिया है और ये क्वेश्चन आएगा तो चांसेस 3 मार्क्स के लिए ही आ सकता है। ठीक है, एंड आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। लेट्स सी, ये भी आपका एमसीक्यू में ही डाला हुआ है लेकिन ये न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल। गोल्ड बैंगल अगेन आपका सर्कुलर कॉइल ही है, उसका रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। गोल्ड बैंगल है इसका मतलब क्या, एक कंडक्टर होगा क्योंकि गोल्ड है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। अब देखो मीटर ब्रिज अगर आपको याद होगा तो मीटर ब्रिज में क्या था, ये कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे एक स्ट्रिप, ये बीच में एक पार्ट और ये एक स्ट्रिप यहाँ पे था। ये आपका लेफ्ट गैप है, ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है, यहाँ पे आपका वायर है और उसके बाद फिर सारा कनेक्शन यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इन्होंने क्या बोला है कि 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द बैंगल आर कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। लेफ्ट गैप, राइट गैप, लेफ्ट गैप में जो 2 पॉइंट्स है इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया है। इसमें बैंगल के 2 ऑपोजिट पॉइंट्स को, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को इन 2 लेफ्ट गैप के 2 पॉइंट से अटैच कर दिया। अब देखो लेफ्ट गैप में गोल्ड बैंगल है तो ये रेजिस्टेंस होगा। अब ये कैसे रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आगे क्या दिया हुआ है, A resistance of the bangle if the null point is, अच्छा resistance और नहीं आएगा इसमें, resistance of the bangle if the null point is at 20 centimeter from the left end। अरे यार इसमें लेकिन यहाँ पे null point देके रखा हुआ है, एक क्वेश्चन मुझे लगता है इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस देना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस देना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यार, बड़ा टाइपिंग में बहुत मिस्टेक्स हुए हैं। ये क्या है आपका, लेट मी जस्ट चेक, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, गड़बड़ किया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ, ये आपका एमसीक्यू है, टेक्स्ट बुक का एमसीक्यू है, देख लेना। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन राइट गैप, ये पार्ट मिसिंग है, तो राइट गैप में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, बैंगल का रेजिस्टेंस ढूंढना है, बैंगल्स रेजिस्टेंस। तो मान लेते हैं बैंगल का जो टोटल रेजिस्टेंस है, बैंगल्स रेजिस्टेंस आर, ये हम लोग को ढूंढना है। टोटल बैंगल का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है इसमें बैंगल का आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। इसका मतलब आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, आधा ऊपर है आधा नीचे है, मतलब एक रेजिस्टेंस ऊपर से है और एक रेजिस्टेंस नीचे से है। और बैंगल का टोटल रेजिस्टेंस आर अगर होगा तो आधा ऊपर है, मतलब r/2 रेजिस्टेंस ऊपर है और r/2 रेजिस्टेंस नीचे है। समझ गए? और यहाँ पे हम ऐसा मान के चलेंगे कि r/2 2 रेजिस्टेंस है और दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये 2 सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो ये r/2 पैरेलल हो जाएगा। अब r/2 अगर पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल कितना होगा बताओ?
तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, R/2 एंड R/2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, तो ये कितना हो जाएगा? R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2 कितना हो जाएगा? सीधा सीधा R हो जाएगा, तो ये R गया और ये आ जाएगा R/4। इसका मतलब इन दोनों का पैरेलल मिला के R/4 आ रहा है। तो अब हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा बताओ? कि यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस जो है वो R/4 डाल के रखा है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस इन सब का मिला के हमारे पास कितना आया? R/4 आया। और यहाँ पे आपका जो राइट गैप है वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये आपका बीच वाला पार्ट और ये दूसरा मेटल स्ट्रिप, और इसके बीच में आपका ये वायर है। अब वो क्या बोल रहा है कि नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो नल पॉइंट याद है ना, यहाँ से जॉकी यहाँ पे टच करोगे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे नल पॉइंट दिखेगा। अब यहाँ पे 20 है, टोटल 100 होता है, तो 100 माइनस 20 यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये बचा हुआ 80 हो जाएगा। ये सिचुएशन आ गया। हमें ढूंढना R है, याद रखना। अब क्योंकि आपका ये नल पॉइंट मिल चुका है, ब्रिज बैलेंस हो चुका है, तो ब्रिज बैलेंस होने के टाइम के बाद में हम क्या करते हैं? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है ना। तो लिखते हैं ना वहाँ पे, दिस x अपॉन R इज इक्वल टू x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, LX अपॉन LR, यही लिखते हैं ना। तो x क्या है यहाँ पे? R/4 है, अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 4 और 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। तो ये रहा आपका 4 ओम इज योर आंसर।